हांगकांग में अवैध प्रवासियों का एक समूह दक्षिण कोरिया जाने के लिए एक बड़े कंटेनर में इंतजार कर रहा है। प्रवासियों में से एक गंभीर रूप से बीमार प्रतीत होता है, लेकिन भेजने वाला इस पर ध्यान नहीं देता और परिवहन के लिए हरी झंडी दे देता है। सियोल के पास बुंडांग के छोटे से शहर में किम मिन हाये नाम की एक आकर्षक महिला डॉक्टर एक चट्टान के किनारे एक कार में फंसी हुई है। बचावकर्ता कान जीगू उसकी मदद करने के लिए आता है, उसे क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हालांकि वह गलती से उसकी स्कर्ट फाड़ देता है और उसे खुद को ढकने के लिए अपनी शर्ट देता है। आखिरी क्षण में जीगुओ कार के खाई में गिरने से ठीक पहले इन्हें को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। बाद में इन्हें बचावकर्ता को शर्ट लौटाता है और उसे गड्ढे से कीमती सामान वाला बैग निकालने के लिए कहता है, लेकिन जीगू समझाता है कि यह असंभव है। जब प्रवासियों के साथ कंटेनर बोंडांग में तस्कर भाइयों के पास पहुंचता है तो उसे छिपा देते हैं। जैसे ही वे दरवाजे खोलते हैं उन्हें एक दुर्गंध आती है। वे देखते हैं कि एकमात्र जीवित व्यक्ति मून साई उनसे मदद की भीख मांग रहा है। उनका दावा है कि यात्रा के दौरान बाकी सभी की मौत हो गई। भाइयों ने मून साई को अपनी गाड़ी में बिठाया और जल्द ही एक बड़े पार्किंग स्थल पर रुक गए। पास में एक पुलिस कार को देखकर उनमें से एक ने आग्रह किया कि वे तुरंत चले जाएं, लेकिन दूसरा स्वीकार करता है कि वह बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा है। उस समय मोन्सा वाहन से कूद जाता है और भाग जाता है और वह आदमी उसे पकड़ने में विफल रहता है। भाई एक फार्मेसी में जाकर उस व्यक्ति के लिए दवा खरीदने का फैसला करते हैं जो बीमार है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वह जोर जोर से खांसने लगता है, जिससे स्टोर में मौजूद सभी लोगों में अज्ञात वायरस फैल जाता है। इनहाये अपने सहकर्मी सैन प्रोफेसर यांग को बताती है कि शोध के नतीजे उसके साथ ही खो गए हैं। वह सम्मेलन की शुरुआत तक डेटा को रिकवर करने का वादा करती है। इस बीच जिगू और उसका साथी एक महिला का बैग वापस पाने के लिए क्षतिग्रस्त कार के पास उतरते हैं। इसे खोलने पर उन्हें मालिक का मोबाइल फोन मिलता है, जिस पर उसकी बेटी मीरू का फोन बजता है। बचावकर्ता पार्क में लड़की से मिलने का प्रबंध करता है, जहां वह उसका बैग लौटाता है और उसे अपने काम के बारे में थोड़ा बताता है। मीरू उससे उसकी व्यावसायिक कार मांगती है ताकि अगर उसे फिर से उससे संपर्क करने की जरूरत पड़े तो वह उसे दे सके। इसी समय वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल रहा है। संक्रमित व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन और स्कूलों में दर्जनों नागरिकों को संक्रमित कर रहे हैं। भाइयों में से एक को अचानक अपनी तबीयत खराब होने लगती है और उसे खून की खांसी होने लगती है। उसका भाई उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। उस समय इन्हीं महत्वपूर्ण डेटा वाली फ्लैश ड्राइव की वापसी से खुश होती है, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से अस्पताल से बुलाया जाता है और तुरंत आने के लिए कहा जाता है। वह ऑपरेशन रूम में प्रवेश करती है और भाइयों में से एक को पूरी तरह से अपने खून से लथपथ देखती है। अपने निजी सामान का निरीक्षण करते समय उसे एक फोन मिलता है जिसमें शवों से भरे कंटेनर की तस्वीरें होती हैं। इन्हीं को पता चलता है कि वायरस वहीं से आया है। डॉक्टरों को संदेह है कि यह एवियन फ्लू हो सकता है, लेकिन उन्हें संक्रमण के सटीक कारण का पता लगाने के लिए कंटेनर का पता लगाना होगा। इस बीच डॉक्टर और राजनेता संकट की स्थिति के कारण आपातकालीन बैठकें करते हैं। प्रोफेसर योन बताते हैं कि वायरस अविश्वसनीय गति से फैल रहा है और 60 घंटे के भीतर संक्रमित लोगों को मार देता है। वह इस बात पर जोर देता है कि संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए बोंडांग को तुरंत अलग थलग कर दिया जाना चाहिए। हालांकि शहर के मेयर इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हैं। उनका मानना है कि वायरस कोई गंभीर खतरा नहीं है। इस समय जब बहस जारी रहती है, जिगू मिरू को कुछ स्वादिष्ट खिलाने का फैसला करता है और वे पास के एक कैफे में बैठ जाते हैं। जब टेबल पर बैठे होते हैं तो छोटी लड़की थकावट से सो जाती है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। जिगू का ध्यान भटक जाता है और वह भयभीत खरीदारों की भीड़ में मिरू को खो देता है। इस बीच राजनेता और प्रमुख डॉक्टर हेलीकॉप्टर द्वारा शहर को तत्काल खाली करने का फैसला करते हैं। साथ ही साथ बॉन्डे में आने जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं। इनहाई प्रोफेसर यांग से कहती है कि जब तक वह अपनी बेटी मिरू को नहीं ढूंढ लेती वह नहीं जा सकती। यांग वादा करता है कि जैसे ही वे दोनों मिल जाएंगे वह उसे अपनी बेटी के साथ शहर से बाहर निकलने में मदद। सियोल पहुंचने के बाद राजनेता और डॉक्टर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलते हैं। प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर बोंडांग की पूरी नाकाबंदी की घोषणा करते हैं और प्रोफेसर येन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वे पूरे शहर में फैले घातक वायरस के बारे में बात करते हैं। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप बुंडे में असली दहशत शुरू हो जाती है। जल्द ही वह जिगू के पास जाती है और साथ मिलकर वे आखिरकार लड़की को ढूंढ लेते हैं। इन्हीं ने सुझाव दिया कि जिगू ठेंडजे के साथ शहर छोड़ दे, लेकिन वह मना कर देता है और जरूरतमंदों को बचाने के लिए बुंदंग में ही रहने का फैसला करता है। हेंग में उसकी बेटी हवाई अड्डे की ओर जाती है, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। हालांकि जैसे ही वे बोर्डिंग एरिया के पास पहुंचते हैं, मिरू खांसने लगती है। सेना यह देखकर उन्हें बोर्ड करने की अनुमति नहीं देती। अधिकारियों ने बुंदंग बचे सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर, इन्हें और उसकी बेटी को भी इस आदेश का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्वारंटीन सेंटर पहुंचने पर इन्हें यह समझाने की कोशिश करती है कि वह एक वायरोलॉजिस्ट है और महामारी से लड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे बाकी सभी की तरह क्वारंटीन में भेज दिया जाता है।
इस बीच वायरस को रोकने के लिए बनाए गए आपातकालीन मुख्यालय में इसके प्रसार को रोकने के लिए आगे के उपायों पर चर्चा की जा रही है। एक अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने बताया कि क्वारंटीन कैंप में लोगों की जांच की जा रही है ताकि संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से अलग किया जा सके। प्रोफेसर यान को यकीन है कि इस जगह पर कई नागरिक संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन राजनेता इस बात को ध्यान में नहीं रखते। वे बॉन्डैंग में मोबाइल संचार और इंटरनेट को काटने की योजना बना रहे हैं ताकि स्थानीय निवासी दुनिया को वहां हो रही भयावहता के बारे में न बता सकें। क्वारंटीन सेंटर में जब इन्हेई और मिरू लाइन में खड़े होते हैं तो मां को अपनी बेटी की गर्दन पर संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं और वह समझती है कि उन्हें अलग किया जा सकता है। एक चाल का उपयोग करके इन्हेई मिरू को गैर संक्रमित क्षेत्र में लाने में कामयाब हो जाती है। जल्द ही जिगू फू को लाता है और लड़की में संक्रमण के लक्षण देखता है। उसे डर है कि मिरू जल्दी से दूसरों में वायरस फैला सकती है, लेकिन इंगही को अपने आसपास के लोगों की चिंता नहीं है। वह अपनी बेटी से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। सैनिक क्वारंटीन सेंटर में मॉन साई को ढूंढते हैं और उसे संक्रामक रोग विशेषज्ञों के पास ले जाते हैं। डॉक्टर हैरान है क्योंकि वह अकेला व्यक्ति है जो बच गया है। नए वायरस से संक्रमित होने के बाद चिकित्सक उसके खून से एंटीबॉडी निकालने का फैसला करते हैं ताकि वैक्सीन विकसित की जा सके और उसकी मदद ली जा सके। वह सफलतापूर्वक कार्य पूरा करती है। हालांकि लोगों पर वैक्सीन का उपयोग करने से पहले कम से कम न्यूनतम परीक्षण आवश्यक है। बाद में सेना को उसके परीक्षण के परिणाम मिलते हैं और पता चलता है कि वह संक्रमित है। वे उसे संक्रमित युद्ध में स्थानांतरित करने की योजना बनाते हैं। उसे एक नंबर देते हैं। जिगू हाई को बचाने का फैसला करता है और घोषणा करता है कि यह नंबर उसका है। यह समझते हुए कि उसे संक्रमित क्षेत्र में भेजा जाएगा, क्यूंग अपने दोस्त की मदद करने का फैसला करता है। एक पूर्व बचाव दल के कमांडर से वीआईपी पास प्राप्त करता है और जीगू को क्षेत्र से भागने में मदद करता है। सेना को उसके स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त करता है। इस बीच वह अन्य डॉक्टरों के प्रयोगशाला से बाहर निकलने का इंतजार करता है और फिर से मोनसे के खून से एंटीबॉडी निकालता है। संक्रमित क्षेत्र से बाहर निकलते समय जीगू को जमीन पर मिरू का एक हेडबैंड दिखाई देता है और वह घबरा जाता है। वापस लौटते हुए वह खुद को एक बहुत बड़े गड्ढे में पाता है जहां कई नागरिक मौत के कगार पर हैं। जिगू ये देखकर भयभीत हो जाता है कि जो लोग अभी भी जीवित हैं उन्हें भी प्लास्टिक की तंग थैलियों में पैक किया जा रहा है। लड़की को जीवित बचे लोगों में न पाकर वह जल्दी से स्टेडियम की ओर भागता है जहां वह एक भयावह दृश्य देखता है। एक विशाल क्रेन दर्जनों शवों को उठाकर उन्हें मृतकों के विशाल ढेर में गिरा रही है जिन्हें शक्तिशाली फ्लेम थ्रोवर से जलाया जा रहा है। डिसाइड देखना बहुत ही दर्दनाक है। उसी समय बेहोश होने के बाद वह होश में आता है और संक्रमित ब्लॉक की ओर भागता है। युवा सैनिक दिल कांपते हुए संक्रमित लोगों के बीच अपनी मां को देखता है। यह महसूस करते हुए कि वह दूसरों के साथ जल जाएगी, वह क्रोधित हो जाता है और संक्रमित लोगों को उनके लिए आने वाले भयानक भाग्य के बारे में बताता है। यह खबर उन लोगों के बीच विद्रोह को जन्म देती है जो ऐसी मौत से इनकार करते हैं। सैनिक अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें इसके परिणाम का डर होता है। एंटीबॉडी वाली प्रयोगशाला नष्ट हो जाने के बाद डॉक्टर तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। डेंजी मोनसाया को देखता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे कई बार चाकू मारता है। इस अराजकता में सेना इन्हेई को अन्य डॉक्टरों के साथ एक कार में धकेल देती है। जैसे ही जी, गुआ और मिरू घटनास्थल पर पहुंचते हैं, कार तेजी से भाग जाती है। सियोल में आपातकालीन मुख्यालय में राजनीतिक नेता घबरा जाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि बुंडन पूरी तरह से अराजकता में डूब गया है। राष्ट्रपति आश्वस्त हैं कि अव्यवस्था को रोकने का एकमात्र तरीका जल्द से जल्द प्राप्त एंटीबॉडी से एक टीका बनाना है। कैसे? अमेरिकी प्रतिनिधि श्नाइडर नेक तरह के पैमाने का आकलन करते हुए संभावित वैश्विक महामारी की चेतावनी दी और प्रधानमंत्री को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शहरवासियों पर गोलीबारी की अनुमति देने के लिए राजी किया। राष्ट्रपति को यह जानकर गुस्सा आता है कि उनके यहाँ गोलीबारी बुंड की सीमा तक पहुंच गई है और नान राष्ट्रपति को सूचित करता है कि उनकी बेटी में एंटीबॉडी विकसित हो गई है और उन्हें वैक्सीन बनाने के लिए लड़की को तुरंत सियोल ले जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति उसके सुझाव से सहमत है, यह समझते हुए कि यह उनका एकमात्र मौका हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री एन श्नाइडर मार्शल लॉ का उपयोग करते हुए देश में सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और सेना को आदेश देते हैं कि बॉन्डन छोड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी जाए। हेंड में मिरू एक दूसरे से मिलने के लिए जल्दी करते हैं, शहर की सीमा पार करने की कोशिश करते हैं ताकि वे उन सभी चीजों के बाद फिर से मिल सकें जो उन्होंने झेली हैं। जो कुछ हो रहा है उससे नाराज बंडन के प्रदर्शनकारी निवासी शहर की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जवाब में श्नाइडर अमेरिकी बमवर्षकों को शहर को नष्ट करने का आदेश देता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। हालांकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते हैं, याद दिलाते हैं कि शहर के रक्षा बल अभी भी उनके आदेश का पालन करते हैं और हमले को पीछे हटाने के लिए वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय करने का आदेश देते हैं। ये महसूस करते हुए कि उनकी योजना विफल होने के लिए अभिशप्त है, श्नाइडर को विमानों को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मिरू को तत्काल सियोल ले जाया जाता है जहां चिकित्सक उसके रक्त का उपयोग एंटीबॉडी बनाने और वायरस को बचाने के लिए एक टीका विकसित करने की योजना बनाते हैं। भयानक बीमारी से आबादी को बचाने के लिए यह फिल्म समाप्त हो जाती है और दर्शकों को भविष्य के लिए उम्मीद की किरण दिखाई देती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।